डीसी मोटर की टॉर्क और स्पीड इक्वेशंस चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए डीसी मोटर के अंदर जब भी आप सप्लाई देते हैं तो सप्लाई के साथ जैसे मोटर चलना शुरू हो जाती है तो उसकी वाइंडिंग्स के अंदर लेंज लॉ कहता है कि कॉज अपनी इफेक्ट की मुखालफत करता है। जिस करंट की वजह से वो ईएमएफ पैदा हो रही होती है उसी की बैक ईएमएफ जो होता है उसी के अगेंस्ट पैदा हो रही होती है ना। वो बैक ईएमएफ क्या होती है, वो बैक ईएमएफ ओरिजिनल सिस्टम की ईएमएफ को अपोज कर रही होती है। ठीक है, इसी को हम डिटेल में आगे आर्मेचर रिएक्शन में देखेंगे कि उससे सिस्टम क्या करता है, इनपुट से ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट लेता है जो हमारी बैक ईएमएफ को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो बैक ईएमएफ कैलकुलेट की जाती है E इज इक्वल टू फाई जी एन पी ओवर ए। फाई जो है फ्लक्स पर पोल है, एन जो है वो स्पीड आरपीएम में है। ठीक है, जी नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, पी नंबर ऑफ पोल पेयर्स है कि कितने पोल्स के पेयर हैं। एक पोल पेयर है, दो पोल पेयर है, यानी एक पोल पेयर का मतलब है दो पोल है, दो पोल पेयर का मतलब है टोटल में चार पोल्स हैं। ए जो है एरिया ऑफ कंडक्टर है और जी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो इस तरह हम बैक ईएमएफ निकाल सकते हैं। बैक ईएमएफ ओरिजिनल ईएमएफ को अपोज कर रही होती है। अब देखिए जो टोटल वोल्टेज है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहे होते हैं और कुछ क्या है कि आर्मेचर करंट के अंदर जा रहे होते हैं। आर्मेचर करंट के साथ उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप में होते हैं, जो रेजिस्टिव ड्रॉप होता है जो उसके आर्मेचर के अंदर है। उसमें जब करंट गुजरती है तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई ए आर ए हो गया ना। अब अगर एक ही वाइंडिंग है तो आई ए आर ए हो जाएगा। अगर दो वाइंडिंग्स हैं, एक आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ सीरीज वाइंडिंग एक और भी लगी हुई है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, आई ए, यहाँ पे प्लस ऐड कर देंगे आई ए आर एस। ठीक है, अब वी टोटल दोनों साइडों को आई ए से मल्टीप्लाई किया, करंट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पावर होती है P इज इक्वल टू वी इंटू आई होती है। तो यहाँ पे आई ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई बी ई बी इंटू आई ए, तो यहाँ आई स्क्वायर आर बन जाएगा। ठीक है, ये आई स्क्वायर आर क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं। ठीक है, V इंटू आई ए ये क्या चीज है, जो मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, जो मोटर को ओरिजिनल सप्लाई दे रहे हैं वो ये है। ठीक है, और साथ में आई ए आर ए क्या है, आर्मेचर के अंदर जो कॉपर लॉसेस है वो ड्रॉप हो गए। और ई बी इंटू आई ए ये वो मैकेनिकल पावर है जो मोटर ने प्रोड्यूस की है। ठीक है, जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस्ड बाय मोटर। ठीक है, तो ई बी इंटू आई ए अगर निकालनी हो तो V माइनस आई ए आर ए को से में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आई स्क्वायर आर ए, ठीक है। ये वाली टर्म जो है उधर जाके माइनस हो जाएगी तो ई बी इंटू आई ए निकल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा। ई बी इंटू आई ए किसके इक्वल बना, वी आई ए माइनस आई ए का स्क्वायर आर ए, यानी कि कॉपर लॉसेस है ना। अच्छा, अगर मैकेनिकल पावर का फार्मूला हम जनरल चेक करें तो मैकेनिकल पावर होती है टॉर्क इनटू रोटेशन ना, टॉर्क और साथ में उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जो रेडियंस पर सेकंड में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर मैंने आपको ऊपर बताया, इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी है इसमें, ये वाली जो उसकी ई बी, ये वाली इलेक्ट्रिक V इंटू आई ए है ना। और ये जो है ये क्या है, लॉस है इस केस में, आई स्क्वायर आर है। अब ये देखें, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर है ना, और ये क्या है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस, जो मोटर ने टोटल पावर प्रोड्यूस किया मैकेनिकल, वो कितनी है, ई बी इंटू आई ए। ठीक है, और शाफ्ट को चलाने के लिए जो पावर चाहिए P इज इक्वल टू टा इंटू टी इंटू ओमेगा, ये दोनों चाहिए। ठीक है, अगर हम मोटर की दोनों पावर्स को इक्वेट कर दें, ई बी इंटू आई ए और टा इंटू ओमेगा, इन दोनों को इक्वेट कर दें यहां पे ना, ये दोनों को इक्वेट कर दिया। इस केस में ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है जो रेडियंस पर सेकंड में ना। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, आरपीएम में होती है। तो आर जो नॉर्मल है वो हमारे पास सेकंड है ना, बेसिक यूनिट सेकंड है,
जब इसको आरपीएम में लेके जाना है तो उसको हमने डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। ठीक है, देखिए रेडियंस पर सेकंड, एक रेडियन देखिए 2 पाई के उस रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर स्पीड 1 थी तो 1 रेडियन पर सेकंड n स्पीड है तो वो n के लिहाज से चलता जाएगा। अगर n आरपीएस में है तो एज इट इज रहेगा, आरपीएम में है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या बनी, 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60। यहां पे 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60 डाल दिया। अच्छा, ओमेगा हमारे पास बना 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60। तो t के साथ देखें ना, ये पीछे पेज पे देखें, EB इंटू आई ए इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। यहां ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे और यहां पे क्या कर देंगे, EB की वैल्यू डाल देंगे। EB की वैल्यू क्या होती है, 5GN इंटू पी ओवर ए। ठीक है, यहां पे ये EB की वैल्यू डाल दी सारी, और ये क्या कर दिया हमने, ओमेगा की वैल्यू डाल दी। जब ओमेगा की वैल्यू डाल दी तो यहां से हम टार्क की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये जो टार्क है, ठीक है, अगर ये निकालना चाहे तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। n के क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 60 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 पाई n जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा किसके साथ, मल्टीप्लाई होगा, बल्कि n भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n और ये वाला n भी कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 2 पाई e आ जाएगा, तो p फाई जी इंटू आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। ठीक है, 1 ओवर 2 पाई करें तो ये बनता है 0.159। ठीक है, 0.159 बना। p जो है इसमें नंबर ऑफ पोल्स हैं, z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, a क्या है, नंबर ऑफ पाथ्स हैं। ठीक है, अब 5 इंटू ए। अब देखिए, एक स्पेसिफिक मोटर के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ पाथ्स भी कांस्टेंट होते हैं। जब उसको करंट सप्लाई करते हैं तो उसमें फ्लक्स वेरी होता है और करंट वेरी होते हैं। ठीक है, फ्लक्स और करंट वेरी होते हैं, तो ये बाकी सारी चीजें क्या चीजें, कांस्टेंट है। वैसे ये टार्क फाइंड करना तो इसी फार्मूले से फाइंड करें, T इज इक्वल टू 0.159 PG और A मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू ए। क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब ये वेरी हो रहा है, जैसे जैसे फ्लक्स और करंट का प्रोडक्ट वेरी होता है वैसे वैसे टार्क वेरी होता है, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट हो। तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, इन दोनों के टार्क जो है फ्लक्स और करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टार्क क्या हो गया, फ्लक्स और इसके करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखें, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी करंट गुजरी होती है फील्ड में से। ठीक है, तो फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है जितनी फील्ड में से करंट, जितनी ज्यादा करंट गुजरेगी उतने ज्यादा फ्लक्स पैदा हो। ठीक है, तो फ्लक्स की जगह मैंने फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, तो फाई की जगह आई एफ से रिप्लेस कर दिया। तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए इंटू आई एफ। आई एफ क्या है, फील्ड की करंट। ठीक है, फील्ड कोई सीरीज भी हो सकती है, अगर सीरीज मोटर हो, अगर शंट मोटर हो तो शंट फील्ड भी हो सकती है, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है कंपाउंड के केस में। अब स्पीड की इक्वेशन देखते हैं ना, मोटर के जो मोटर्स है उसकी स्पीड की इक्वेशन चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर स्पीड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। तो स्पीड की मोटर इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ई बी इज इक्वल टू एन फाई जी डिवाइडेड बाय 60 ये इक्वल होता है ना। जो फ्लक्स ई बी है वो देखें यहां पे सारी चीजें कांस्टेंट है ना, एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी कांस्टेंट है, पाथ्स भी कांस्टेंट है। तो चीज कौन सी वेरी कर रही है, एक स्पीड वेरी कर रहा है और एक फ्लक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू एन, क्योंकि पोल्स कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पाथ्स कांस्टेंट।
तो यही लिख दिया ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू एन। तो यहां से अगर n निकालें तो 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाय 5, यानी कि जो स्पीड है वो बैक ईएमएफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और जो फ्लक्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइडेड बाय है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ई बी की वैल्यू क्या होती है, देखें जो टोटल सप्लाई देते हैं कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रही है, कुछ आर्मेचर करंट में जाया हो रही है ना, ठीक। तो यहां से हम ई बी की निकाल सकते हैं, ई बी इज इक्वल टू वी, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, v माइनस आई ए आर ए। तो ई बी को रिप्लेस कर दिया v माइनस आई ए आर एस, यहां ई बी को रिप्लेस कर दिया v माइनस आई ए आर एस से, तो ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जो मोटर के अंदर फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसकी फील्ड की करंट गुजरी होती है, जो उसकी फील्ड की करंट गुजरी होती है तो उसकी जगह हमने डायरेक्ट आई एफ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो फील्ड की करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन बने, स्पीड की इक्वेशन बनी, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय आई एफ, ठीक है। अब डीसी मोटर का टॉर्क और आर्मेचर करंट का क्या रिलेशनशिप होता है वो चेक कर। देखिए टॉर्क और आर्मेचर करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए हमें टॉर्क की इक्वेशन पता होनी चाहिए। जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइव इंटू आई ए, यानी कि टॉर्क फ्लक्स और करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब जो फ्लक्स है फाइव जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड की करंट के, जब 5 फील्ड की करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो 5 को रिप्लेस कर दिया IF से, ठीक है, 5 को IF से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू IF। अब देखें सीरीज मोटर है, ठीक है, सीरीज मोटर में आर्मेचर और जो वाइंडिंग है, जो फील्ड की वाइंडिंग है सीरीज वाइंडिंग, वो दोनों आपस में सीरीज में लगी होती हैं। जब वो दोनों आपस में सीरीज में लगी होती हैं तो जो आर्मेचर में से करंट गुजर रहा होता है वही फील्ड की वाइंडिंग में से करंट गुजर रहा होता है, तो IF इज इक्वल टू IA। IF की जगह भी हमने IA रख दिया क्योंकि सीरीज मोटर में दोनों जो होती हैं करंट्स सेम होती हैं, एक ही रास्ते में से गुजर के जा रही होती हैं। तो सीरीज वाइंडिंग में सीरीज मोटर के अंदर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA का स्क्वायर। जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये देखें टॉर्क y एक्सिस पे टॉर्क बना दिया, x एक्सिस पे क्या बना दिया, आर्मेचर करंट बना दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे करंट बढ़ाते गए टॉर्क जो है उसके स्क्वायर के लिहाज से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया ना। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो स्क्वायर की बजाय, देखिए प्रैक्टिकल मोटर के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है कि टॉर्क जो है स्क्वायर की बजाय वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि स्क्वायर से कम बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। उससे आगे आगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, फिर भी बढ़ता फिर भी रहता है लेकिन वो स्क्वायर के लिहाज से नहीं बढ़ता, ठीक है। इस तरह हम इसकी टॉर्क और आर्मेचर करंट की कर्व बना सकते हैं, ठीक है। टॉर्क क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आर्मेचर करंट के स्क्वायर के। अच्छा, टॉर्क स्पीड और आर्मेचर करंट का क्या ताल्लुक है, देखें स्पीड का फार्मूला होता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस IA डिवाइडेड बाय IF, ये था ना फार्मूला, v माइनस, देखें पीछे देखें, ये n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस IA ओवर 5, ठीक है। फ्लक्स और फ्लक्स किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, 5 किसके इक्वल है, I फील्ड के। अब देखें सीरीज के अंदर दो वाइंडिंग लगी होती हैं तो आर्मेचर के अंदर सिर्फ नहीं ड्रॉप होगा, जो सीरीज के अंदर वाइंडिंग है उसमें भी करंट ड्रॉप होगी, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो यहाँ पे उसका ड्रॉप हमें साथ में इधर x लिखना पड़ेगा, वही हमें ड्रॉप आगे लिखते हैं यहाँ पे v माइनस IA माइनस IS इंटू RS। IS वैसे हमने लिख दिया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, हालांकि करंट सेम ही गुजरी होती है, यहाँ IA भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्पीड
एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए इंटू आर एस, जो आर्मेचर में ड्रॉप हो रहा है, जो सीरीज वाइंडिंग के अंदर ड्रॉप हो रहा है वो, और डिवाइडेड बाय जो आर्मेचर करंट है वो। ठीक है, अब स्पीड और आर्मेचर करंट का ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस पे स्पीड रख दिया, एक्स एक्सिस पे आर्मेचर करंट रख दी। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाते जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है, स्पीड की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर 0 हो तो बहुत मैक्सिमम होगी। इसके अलावा जैसे जैसे आर्मेचर करंट ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखें मोटर के अंदर जब मोटर के ऊपर लोड डाला जाता है, जब मोटर के ऊपर लोड डालते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, आर्मेचर करंट उसकी ज्यादा हो जाती है ना, वो सिस्टम से करंट ज्यादा लेना शुरू कर देता है। जब ज्यादा लेना शुरू करता है तो वो आइडियल स्पीड के ऊपर कभी भी नहीं लाता ना, कांस्टेंट स्पीड लाइन को कभी भी नहीं फॉलो करता, उससे थोड़ा थोड़ा नीचे रहता है, क्योंकि ये वाला फैक्टर जितना माइनस होता जाएगा उतनी हमारी करंट कम होती जाएगी, उतनी हमारी स्पीड कम होती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद हम देखते हैं कि स्पीड और टार्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। देखिए एन इज डायरेक्टिव, जो हमारी स्पीड है वो आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, ये देखे ना, ये आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और टार्क क्या है, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा हिसाब हो गया। जब टार्क आर्मेचर करंट के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क का स्क्वायर रूट है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहां पे स्क्वायर रूट डाल दिया। अब जैसे इसके अंदर आई ए के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दें स्क्वायर रूट टी, तो हमें क्या मिलेगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट टी, यानी कि जो स्पीड है वो टार्क के स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्पीड जो होती है वो टार्क के स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इसी का हम डायग्राम बनाए, देखिए ये स्पीड हो गई, ये टार्क हो गई, तो जैसे जैसे ये देखें ना, ये वाली वैल्यू जब 1 से कम होगी तो उसका इस तरह का रिस्पांस होगा ना यहाँ पे ना। इसी तरह इसकी जब वैल्यू ज्यादा हो गई, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टार्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी, यानी कि दोनों का आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट टी। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ट्रेन के अंदर इस्तेमाल होती है, होस्ट के अंदर, लिफ्टिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है, बेल्ट्स के अंदर इस्तेमाल होती है।